सबसे ज्यादा। और गंदगी इतनी रहती है कि कस्टमर बदबू की वजह से इधर चल नहीं पाता। इधर कारोबार बिल्कुल ना के बराबर है। कस्टमर आता भी है तो नाक पे मुंह हाथ लगा करके चलता है। इधर पूरी नालियां ये समझो 2-3 साल से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रही है। कोई सुधारने वाला नहीं है। खूब कोशिश कर ली लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि सीओ साहब है, ऊपर तक हमने एप्लीकेशन लिख करके परेशान हो गए। कहने को तो गुलाबी नगर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन ये कवायद कहाँ चल रही है इसका किसी को नहीं पता। हालांकि इन तमाम बुरे हालात के बीच एक अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को भी नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इस गवर्नमेंट से तो उम्मीद ही है हमें, इंशाल्लाह ये अच्छा ही काम करेगी और ये साफ सफाई का बहुत ध्यान रखेगी। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में तो हमने देखा कि जितने भी कर्मचारी थे सारे भ्रष्ट थे। अभी हमारा यही ख्वाहिश है कि ये गवर्नमेंट आई है, ये हमें सपोर्ट करे, हमारे व्यापारियों पे ध्यान दे। कम से कम इस मार्केट में तो रामगंज बाजार में तो खास तौर पे कोई भी ध्यान नहीं देता। रामगंज बाजार सबसे ज्यादा पिछड़ा मार्केट होता जा रहा है। रामगंज और आसपास के इलाके में खास तौर से मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए जागृति पैदा करने वाले अब्दुल कयूम अख्तर से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी वसुंधरा सरकार से अपनी उम्मीदों का इजहार किया। अख्तर के मुताबिक पिछली गहलोत सरकार के दौरान ज्यादातर योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई और उन योजनाओं से समाज को कोई फायदा नहीं पहुंच पाया। अब नई सरकार से सभी समाजों को खासी उम्मीदें हैं। पिछली गवर्नमेंट के 5 साल के जो गुजरे हैं उसमें इस बात के लिए तो हम बहुत ममनून और मशहूर हैं कि उन्होंने मुस्लिम प्रॉब्लम्स को टैकल किया। उन्होंने एजुकेशन के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और सोशल रिफॉर्म के बारे में भी कुछ शुरुआत की। देखिए सच्चर और उसके बाद मिश्रा कमीशन के बाद एक माहौल बना था कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, दलितों से बदतर हालत है, इसलिए कुछ किया जाना चाहिए। इसीलिए माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट कायम किया गया। सेंटर ने भी किया, यहाँ भी किया। यहाँ तक के प्लानिंग कमिश्नर ने भी इसको नोट किया और प्लानिंग कमीशन ने 10वें में 10 करोड़ रखे थे, लेकिन बाद में जाके वो 11वें प्लान में ज्यादा हुआ और लेकिन अब 12वें प्लान में बहुत बड़ी रकम रखी गई, 17,300 करोड़ रुपए रखी गई। तो मुसलमानों का डेवलपमेंट एक इश्यू हो गया। तो उसके तहत इन लोगों ने मतलब पिछली गवर्नमेंट ने कुछ करने की कोशिश की। सवाल यही है कि एक तो वो पीरियड इतना लास्ट का रहा कि जो अनाउंसमेंट हुए उसको अमल दरामद नहीं हो पाया। अमल दरामद नहीं हुआ तो जो बेनिफिशरीज हैं वो इस्तेफादा नहीं कर पाए। अब जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम यकीनी तौर से ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इन सारी स्कीमों को रिव्यू करे, इसके बारे में लोगों से हालात पूछे और इसको आगे कैरी करने के लिए वो भी अपना कटिबद्धता दिखाएं, ताकि मुसलमानों का डेवलपमेंट का प्रोग्राम एक बहुत जरूरी है। और डेवलपमेंट शुरू होता है एजुकेशन से, डेवलपमेंट शुरू होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और सोशल से। तो मुसलमानों की निम जुमला जितनी चीजें हैं उनको टेकअप किया जाना चाहिए। उसमें दस्तकार नगर भी एक चीज है जो रहायशी तौर से, चूंकि मुसलमानों की कॉलोनियां और मुसलमानों की आबादियां तो गेटआउट बन गई हैं, वहां किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है, बहुत लोगों को परेशानी है और ओवर क्राउडेड है। इससे उनका डेवलपमेंट बहुत तरीके से मुतासिर हो रहा है। हमें बहुत उम्मीद है कि वसुंधरा राजे पूरी इंसाफ पसंद लेडी हैं, अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होंगी, तो यकीनी तौर से मुसलमानों का आने वाले मुस्तकबिल में भी उनको पूरा सपोर्ट मिलने की बहुत पूरी उम्मीद की जा सकती है, प्रोवाइडेड वो प्रैक्टिकली तौर से मुसलमानों की तालीम, इक्तिसादी हालत, इसके बारे में गौर करें और उनको आगे चलाने के लिए अमली शक्ल दें। अभी ख्वाब में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। आज हमें राजधानी जयपुर में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें हैं। एक ब्रेक लेंगे बहुत जल्द। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तान,
रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल ही तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रोशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसमें, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें राजधानी जयपुर में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं। रामगंज के बाद हमारी टीम ने रुख किया 4 दरवाजा क्षेत्र में। यहाँ भी हर तरफ भीड़ भाड़, शोर शराबा और बद इंतजामी। इन हालात को देखकर कौन कह सकता है कि ये भी राजधानी जयपुर का ही हिस्सा है। आज 15 साल में सिविल लाइन चालू नहीं हुई, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सेहत की जनता बड़ी परेशान हो चुकी थी। ऐसे में हमने उस आवाज को बुलंद किया सेहत की जनता को कि भाई इनको हटाओ और नया लेकर के आए हम। आप देख लो यहाँ विकास कहाँ हुआ है, मुस्लिम एरिया में जाके देख लो। ईद के रोज भी मतलब गटर लाइन ऐसी बहती है, आज तक गटर लाइन ही नहीं दर सकी यहाँ। वार्ड 73 के अंदर 15 साल के अंदर 15 पाइपलाइन डली, जबकि पूरे जयपुर शहर में पाइपलाइन डल गई थी। और इसी का विरोध का परिणाम था जो कि आज ये हारे और अच्छे मतों से हारे। यहाँ बहने वाले इस नाले पर पुलिया बनाने के वादे भी कई बार किए गए, लेकिन सारे वादे खोखले ही साबित हुए। स्थानीय लोगों की अब नए विधायक और नई सरकार से ही सारी उम्मीदें बंधी हुई है। वादा तो इतना बड़ा किया था कि इस पुलिया को चौड़ा कर देंगे, सही कर देंगे। जब आगे उनसे कहा कि इस पुलिया को छोटी सी है, टूट गई, अभी तक नहीं बनी, कम से कम साल भर हो गया, कई लोग गिर चुके हैं, जान का भी खतरा है क्योंकि गाड़ी लेके गिरते हैं। तो बोले अब की मैं जीतूंगा ना तो ये तो छोटा मोटा काम है, मैं बड़ा काम कराऊंगा। लेकिन हमें मालूम था कि बरसों से जिताते आ रहे हैं, आज तक काम नहीं हुआ, तो आगे क्या बड़ा काम होगा। तो इसलिए हमने अब की बार उनके लिए सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से वो हारे हैं। ये हमारी यही डिमांड है कि जो अब नए जो विधायक आए तो उनसे विनती है कि हमारा जो काम जो है और हमने उन्हें सपोर्ट किया है, वोट दिए तो अब उस वोट को ध्यान में रखते हुए और हमारा भी काम कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि इस बार माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया है कि वसुंधरा जो है वो आने वाले 5 साल में कम से कम मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी के साथ भी बराबर जो न्याय करेंगी
और जो फैसिलिटी उनको मिलेगी वही माइनॉरिटी को भी फैसिलिटी देंगी। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हमने सरकार को बदला है। यहाँ से आगे बढ़े और पहुँचे दिल्ली रोड स्थित एक और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में। यहाँ भी वही बद इंतजामी, बदहाली और समस्याएं। साफ सफाई से लेकर पीने के स्वच्छ पानी तक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गोपला मत देख रहे हो ना आप, कितनी गंदगी है यहाँ। कुएं का पानी बहुत गंदा है यहाँ, गंदगी की वजह से पीने पाए। और जो सरकारी लाइन आती है वो सिर्फ ऐसे टाइम पे आती है जो कोई भर नहीं पाते हैं, 2 घंटे भी पानी नहीं आता है। बड़ी परेशानी होती है पानी की। ये गंदगी देखो इतनी रहती है कि बहुत ज्यादा आए दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं। पानी का तो ऐसा है कि पीते ही नहीं है। सुबह पानी आता है तो भर लेते हैं, 4 बजे आता है, अब आजकल 7 बजे तो सो के उठते हैं तो पानी रह जाता है। तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। या तो फिर वो मोल ले पानी जब जाके पी पाते हो, और नहीं तो बहुत परेशानी है। मुसलमानों में एक तो क्या है, तालीम की कमी तो है ही, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो समाज के अंदर युवा जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, और उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। आरक्षण के लिए कई दफा हमने आंदोलन किया, डेपुटेशन गए, गहलोत साहब से हम खुद भी मिले, लेकिन उन्होंने खाली आश्वासन दिए, उसको जो मतलब कभी क्रियान्वित नहीं किया। रोजगार के विषय में तो मैं यही कहूंगा कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आज आप हर एक घर को छोड़ के दूसरे घर पे देखेंगे तो वहाँ गरीबी, मुफलिसी, चूल्हा जला है तो जला है, नहीं जला तो नहीं जला। उसकी वजह यही है कि वहाँ रोजगार नहीं है। तमाम तरह की परेशानियों और दिक्कतों के बावजूद ये लोग नई सरकार का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई सरकार इनके हालात को बेहतर बनाने पर जरूर ध्यान देगी। उम्मीद तो रखेंगे साहब, जब बोर्ड भी दिया है तो उनको उम्मीद भी रखेंगे। काम करना नहीं करना तो वो उनकी एक मर्जी की बात है। जैसे वसुंधरा जी ने वादे किए हैं उसके मुताबिक तो उन्हें आगे बढ़ के खुद मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए, और भी जो माइनॉरिटी है मुसलमानों के अलावा उनके लिए भी करना चाहिए, ताकि वो सब बराबर आ सके। जैसे मुस्लिम को सब्सिडी दें, नौकरियों में दें और चीजों में दें, ताकि वो आगे आ सके और बराबरी के आसपास आए। इस गवर्नमेंट से आने वाली गवर्नमेंट से भी हमारी डिमांड यही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलनी चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी कम हो, समझे साहब, और महंगाई जो है वो नहीं होता है, गरीब जो अपनी आसानी से जिंदगी गुजार ले। ये जो गवर्नमेंट है, अब हम इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो मुस्लिम वगैरह जो परसेंटेज इतनी नहीं के बराबर हो गई है, वो हमारे परसेंटेज भी लें कि जिससे हमारी नौकरी भी लगे, बच्चे भी और पढ़ते हैं बच्चे, ये नहीं पढ़ते। आजकल पहले के मुकाबले एजुकेशन सब ज्यादा है, और वो एजुकेशन की वजह से ही ये जो बदलाव आया आज गवर्नमेंट के अंदर, ये एजुकेशन की वजह से बदलाव आया। हम तो अपनी चुनौती के रूप में लेंगे आने वाले समय में। हमने तो चुनौती के साथ विकास का काम करवाया, आगे भी लेंगे। सरकार से उम्मीद है कि अगर हमारी बात मानेंगे नहीं फिर बदलाव होगा। बदलाव में हर जरूरी नहीं है कि सारा ही काम ये करेंगे, इसलिए विकास होना चाहिए। विकास अगर जाति से बांटा जाएगा तो कभी देश का भला नहीं होगा। तो अधूरे ख्वाब के आज के इस एपिसोड को बस यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार आप सभी की उम्मीदों और कसौटी पर जरूर खरा उतरेगी। आज के इस एपिसोड को बस यहीं खत्म करेंगे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ और कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता, जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता, मगर देखो तो फिर कुछ आदमी से हो नहीं सकता। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। गुजरात फसादात मामले में नरेंद्र मोदी को मिली बड़ी राहत। अहमदाबाद की अदालत ने ज़किया जाफरी की अर्जदाद को किया मुस्तरद। मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ी। मरकज ने लड़की की जासूसी मामले में जांच कमीशन तश्कील देने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी ने शुरू की लोकसभा इंतखाबात की तैयारी। सेंट्रल कमेटी के मेंबर रियासतों का करेंगे दौरा। बांग्लादेश में खालिदा जिया की रिहायशगाह को फौज ने लिया मुहासरे में। हुकूमत मुखालिफ रैली को रोकने की कोशिश। और खबरें तफसील से। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को आज बड़ी राहत मिल गई। गुजरात के फिरकावाना फसादात के मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जदाश्त को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। ज़किया जाफरी ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात से मुताल्लिक एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गनात्रा ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया। जज ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं ज़किया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो एसआईटी रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेम्बर in February 2012, 8 February. So the hurdle in between no action suggested by SIT was only the protest petition. When it is rejected, SIT report is accepted. मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुनाया, ज़किया जाफरी जज्बाती हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ताहम ज़किया जाफरी ने वाज़ेह किया कि वो हिम्मत न हारते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। पहला डिसीजन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, वो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करने आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस करूँगी। तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे? मैं हाथ पर आगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई एसआईटी ने 2002 गुजरात फसादात में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चैलेंज किया था। ज़किया जाफरी ने अर्जदाश्त में वजाहत पेश करते हुए कहा था कि फसादात के 8 साल बाद शुरू हुई
एसआईटी की जांच में जिन अफराद पर फसादात की साजिश करने का इल्जाम है, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए वो नाकाफी हैं। वाज़ेह रहे, गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्लेआम हुआ उसमें ज़किया जाफरी के शोहर एहसान जाफरी समेत दीगर 68 अफराद को हलाक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समाजी कारकुन तीज तासीर के मुताबिक एक साजिश के तहत गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को इल्जामात से बचाने की कोशिश की जा रही है। तीस्ता ने गुजरात फसादात से मुतालिक कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। हमारा मानना है कि ये पूरे केस को लेकर, ज़किया एहसान जाफरी और सीजेपी के केस को लेकर जो भी हजारों पेज के दस्तावेज, सबूत, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो रिकॉर्ड्स, पुलिस कंट्रोल रूम रिकॉर्ड्स, फोन कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो निकले थे, और वो भी आपको याद होगा कि निकालने में हमें बहुत बड़ी तकलीफ से निकालने पड़े। एसआईटी न देना चाहती थी मगर हमको सुप्रीम कोर्ट बार बार जाके निकालने पड़े। उससे हमें यकीन आता है कि एक बहुत बड़ी साजिश रची गई जिसमें मुख्यमंत्री और अनेक लोग शामिल थे, और अमाइकस क्यूरे राजू रामचंद्रन ने भी माना कि ये सबूत के मुताबिक प्रोसिक्यूशन हो सकता है नरेंद्र मोदी का। आज हमें बहुत बड़ी निराशा ये जरूर है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी पूरी दलील रिजेक्ट की और एसआईटी का बहुत ही अनप्रोफेशनल क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। मगर हमारी उम्मीद नहीं खत्म हुई, हम आगे जाएंगे, जल्द से जल्द जाएंगे और हमारा संघर्ष जारी। एसआईटी के साबिक चीफ आर के राघवन ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। राघवन ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर किए जाने को एसआईटी की जीत से ताबीर किया। Yes, in a sense, I feel I've been vindicated. But more than anything else, professionally, I'm extremely satisfied that our hard work has been upheld by the Ahmedabad court, and I'll be failing in my duty if I don't compliment my team. Cannot take credit. Extremely hard work under tremendous adverse circumstances. I don't want to go into these adverse circumstances. You know what it is. I'll sound very petty if I refer to all that was being made to subvert our work. We did thorough job. बीजेपी ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। नरेंद्र मोदी ने अदालत के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया। वहीं कुछ सियासी पार्टियों ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया तो कुछ पार्टियों ने इस पर मुहतात रद्दमल जाहिर किया। इस निर्णय से एक बार पुनः यह साबित हो जाता है कि सत्य और असत्य के बीच में जो एक बुनियादी अंतर है वो यही है कि सत्य के साथ जुड़े हुए सब तथ्य स्पष्ट रहते हैं और एक भाषा बोलते हैं, असत्य बिखर जाता है। एक पुरानी कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं की जा सकती कि ये कानूनी प्रक्रिया एक लैडर के अंतर्गत चलेगी। एक कोर्ट निर्णित करेगा, उसके बाद दूसरा कोर्ट उसको देखेगा। आज की प्रक्रिया सिर्फ ये है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन या विरोध वाली याचिका डाली थी श्रीमती जाकिया ने, वो खारिज की गई है। इसमें जो भी कानूनी हक है याचिकों का, उसका वो लोग उपयोग करेंगे। इसमें हम क्या कहें, क्या कहने की आवश्यकता है। तो खाली अदालत के फैसले से जनता का फैसला मान लिया जाए, ये उचित नहीं होगा। और मैं फिर कह देता हूं कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। एसआईटी ने कहा सबूतों का अभाव है, लेकिन वो ही जो सबूत थे जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त एमिकस क्यूरे थे, उन्होंने कहा कि सबूत में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राइमा फेशी एविडेंस है नरेंद्र मोदी को इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसलिए मैं तो नहीं मानती हूं कि ये अंत है। अभी अपील होगी और अपील के बाद देखते हैं। गुजरात के मुअत्तल आईपीएस अफसर संजय भट्ट ने मोदी के ताल्लुक से अदालत के फैसले को मायूस कुन बताया। भट्ट के मुताबिक आजाद हिंदुस्तान में नाइंसाफी का यह सबसे बड़ा वाकया है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अभी जो चुकादा दिया है, वो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते थे उस तरह का ही चुकादा है, लेकिन जस्टिस का मिसकैरेज हुआ है, न्याय नहीं हुआ मेरे हिसाब से।
जो 2002 के दंगा पीड़ित थे, जो उनके फैमिलीज हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ और सच बाहर नहीं आ पाया है। ये हमारे तंत्र की कमनसीबी है। एसआईटी ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से गुनहगारों को बचाने की कोशिश की, वो पूरी बातें कोर्ट के समक्ष शायद ठीक से रखी नहीं गई, या तो शायद कोर्ट वो पूरी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाई। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मेरे ख्याल से ये जस्टिस का सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और समाजी जहदकार कमाल फारूकी ने अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को अदालती प्रोसेस से ताबीर किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जानती है कि जकिया जाफरी के शौहर के साथ क्या हुआ था। हाँ, लीगल प्रोसेस है। एक एसआईटी को की जो क्लीन रिपोर्ट थी उसको जकिया जाफरी जी ने चैलेंज किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो जजमेंट का ये हुआ है। अब उसके बाद डेफिनेटली जकिया जाफरी के पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है तो इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि जकिया जाफरी के हस्बैंड के साथ में क्या जुल्म और ज्यादती हुई थी, किस तरह से उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया था, किस तरह से पूरे घर को जलते रहने दिया गया और बाकायदा पुलिस खड़ी हुई तमाशाई देखती रही। ये सब जानते हैं। अब किसी न किसी स्टेज पर इंसाफ मिलेगा। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सब बेइंतहा। 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली गुजरात हुकूमत पर एक लड़की की जासूसी के इल्जामात की जांच को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस मामले में नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह पर इल्जामात लगते रहे हैं। बीजेपी मरकजी हुकूमत के फैसले पर बरहम है, वहीं कांग्रेस ने इसे जायज ठहराया है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली गुजरात हुकूमत पर एक लड़की की जासूसी के इल्जामात की जांच को मरकज ने हरी झंडी दे दी। मरकजी काबीना ने 2009 में की गई लड़की की जासूसी की जांच अदालती कमीशन से कराने का फैसला किया। काबीना के इस फैसले से मोदी और उनके दस्ते रास्त अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में रास्त तौर पर इन दोनों पर इल्जामात लगते रहे हैं। काबीना के फैसले से मुतालिक सरकारी एलानिया में बताया गया है कि ये फैसला कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत लिया गया है। बुध को एक न्यूज पोर्टल गुलेल.com ने इस सिलसिले में ताज़ा इंकशाफ किया था कि गुजरात पुलिस ने उस लड़की की जासूसी के लिए कर्नाटक पुलिस से भी राब्ता कायम किया था। जासूसी के ताल्लुक से न्यूज पोर्टल ने मजीद 39 नए टेप्स जारी किए। गुलेल.com पर जारी इन टेप्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 2009 में कर्नाटक में भी येदियुरप्पा के इक़्तिदार के दौरान लड़की की निगरानी की कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए ऐसा करने की गुजरात पुलिस की अर्जी